लीगल एज आफ्टर कॉलेज एक अनदर सक्सेसफुल स्टोरी के साथ आईबीपीएस एसओ के सिलेक्शन की। आज हमारे बीच है वर्तिका मित्तल, जिनका कैनरा बैंक में सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि तुम कैनरा बैंक जाओ तो तुम्हें वर्तिका मिल जाए वहां पे, तो उसे पहचान पाओ, उसके लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे की कॉन्वर्सेशन वर्तिका से करते हैं। सो आई वेलकम वर्तिका। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये बताइए आप सबसे पहले कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। मैम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स ऑलरेडी अ मंथ, फिर भी वो जो एक्साइटमेंट है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो मुझे लगता है जो वो अब स्ट्रगल और मेहनत करते हैं उसकी एक्साइटमेंट, उसके बाद जो रिजल्ट की एक्साइटमेंट होती है वो आपके साथ चलती ही रहती है लंबे दौर तक। जब रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, आपने अपनी फैमिली को बताया, व्हाट वाज दैट ऑल फीलिंग? मैम बहुत ज्यादा अच्छी थी वो जो 8 मंथ लॉन्ग जर्नी थी, जो 1 अगस्त को हमने फॉर्म फिल किया था और जो वो जर्नी 1 अप्रैल को खत्म हुई विद अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो मैम एवरीबडी वॉज रियली हैप्पी कि चलो वो 8 महीने की जर्नी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हम सब। एंड सरप्राइजिंगली योर रिजल्ट एक्चुअली केम ऑन अप्रैल फूल्स डे। यस मैम। यस मैम। आई वॉज टेलिंग माई फैमिली दिस ओनली कि कहीं पता चले उस दिन अप्रैल फूल ना बन जाए, मेरा रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा, बट फॉर्चुनेटली मैम सिलेक्शन हो गया। दैट्स अमेजिंग। तो ये जो 8 मंथ लॉन्ग जर्नी है, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये शायद 8 मंथ्स लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा। यस। कैन यू डिस्कस दिस एंटायर जर्नी फ्रॉम प्रिपरेशन टू सिलेक्शन? यस मैम। तो मैम इससे पहले मैंने NISCL AO लीगल का मेंस भी लिखा था। तो बट वहाँ आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू बाय 1.25 मार्क्स। तो उस टाइम वो एक चीज थी अंदर कि हाँ कहीं ना कहीं अप्रोच सही है, डायरेक्शन सही है, शायद थोड़ी और मेहनत करनी है, देन आई विल बी एबल टू मेक थ्रू दिस जर्नी। तो बस वही एक मोटिवेशन था मैम कि वहां मेंस तक पहुंचे तो यहाँ फाइनल रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं। तो उसी एम से मैम मैंने फॉर्म फिल किया और तैयारी शुरू करी। मैम अगर हम इस IPS SO एग्जाम को देखते हैं तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉ एग्जाम्स, बिकॉज वहाँ प्री और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इट इज द अप्रोच विच इज डिफरेंट। बट इस एग्जाम में बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स की रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है हमें, GK पढ़नी पड़ रही है हमें। हमें इंग्लिश तो चलो फिर भी लॉ स्टूडेंट्स का थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो मैम इसमें प्री मेंस इंटरव्यू हर तीनों स्टेज के लिए आपको पढ़ना भी अलग है, अप्रोच भी अलग है, स्टडी मटेरियल भी अलग है और पैटर्न तो एकदम ही अलग है। सो मैम इफ आई स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, तो वहाँ 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इसमें ऊपर से मैम सबसे मेन बात तो ये होती है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओवरऑल कट ऑफ तो बच्चों की क्लियर हो जाती है विद हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश, लेकिन बैंकिंग में उनका जनरली सेक्शनल कट ऑफ रह जाता, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता उनका। सो ये एक चीज मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से थी कि मुझे तीनों को इक्वली वेटेज देते हुए पढ़ना है। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे इंग्लिश आता है या मुझे रीजनिंग आता है, बिकॉज मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो मैम मैंने इंग्लिश, अब इसमें मैम इंग्लिश की वेटेज भी सबसे कम होती है, वैसे तो 50 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन मार्क्स उसके 25 ही होते हैं। तो मैंने रीजनिंग के लिए क्या किया, प्रॉपर प्रैक्टिस करी क्वेश्चन, बिकॉज रीजनिंग इज समथिंग जो प्रैक्टिस से ही आएगी हमें। और इंग्लिश के लिए तो हमें ऑलरेडी पढ़ते थे, जैसे क्लैट की प्रिपरेशन भी करते थे उस टाइम पे भी हमने वो चीजें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी बैंकिंग अवेयरनेस की पढ़ने की। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर अभी जो नए बच्चे आएंगे, एस्पिरेंट्स आएंगे, वो जनरली देखेंगे कि कितनी गई है कट ऑफ सेक्शनल की, 3 नंबर गए हैं, 3.75 गए हैं, तो ये तो हम इजिली एस कर लेंगे पेपर में। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगी, जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे, जब प्रॉपरली बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो बच्चे वो इवन 3.75 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं उसमें। तो इसलिए जरूरी है कि मैम हम तीनों को इक्वली वेटेज देते हुए वैसे प्रॉपरली पढ़े, रिवाइज करें, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है अच्छा खासा। अब मैम जब मेंस की बात आती है, तो जनरली हमारी जो नोटिफिकेशन उसमें सिर्फ लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज, लीगल। अब मेरा मानना ये हमेशा से रहा है कि जब कुछ भी वेल डिफाइंड ना हो तो उसको हमेशा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखिए, कभी भी नैरो डाउन मत करने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कहाँ से आ जाए। तो मैम मेरी मेजरली मेंस के लिए स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने उसको 3 पोर्शंस में मेनली डिवाइड करके पढ़ा, जिसे जॉट डाउन करके कि एक तो मेजर लॉज जो हम जनरली दूसरे लॉ एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं, उसमें माइनर लॉज, और उसमें जो हमारे बैंकिंग स्पेसिफिक लॉज हैं, तो उसमें मतलब मैम प्रॉपरली अच्छी खासी 60 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बन जाती है। तो वो देखते ही सोचते हैं कि कैसे करें हम।
और मेंस की तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी अगर अभी आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आते विद इन 10 डेज मेंस में मेंस एग्जाम आ था। गया। तो फिर वो, और ऊपर से मैम ये एक और चीज अगर हम देखें तो इस बार मेंस की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई हम्म। गई थी। इट वाज 44, मतलब 60 में से 44 आप, सो जनरली दूसरी स्ट्रीम्स के अगर आप देखेंगे तो टॉप वहां पे 44 किसी टॉपर के होंगे, यहाँ पर 44 वो था जो सबसे मतलब क्वालिफाई करने के लिए था। तो ये जरूरी है कि मेंस की आप स्टार्टिंग से तैयारी करें। एंड एक और चीज है कि मेंस के लिए आप बेयर एक्ट स्पेसिफिक होकर ही पढ़ें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। और जितना वाइडर पर्सपेक्टिव में मेंस के जितने लॉस पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अभी से ही मतलब शुरू कर देनी चाहिए उसके बैरक टाइप से। और मैम अब बात है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू भी समथिंग की आप प्रिडिक्ट, इंटरव्यू में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कुछ भी पूछा जा सकता है। इवन मैंने लीगल एज में मॉक इंटरव्यू दिया था, मानसी मैम ने उस टाइम मुझे बताया था कि मेरी आई हैव डन एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ, तो उन्होंने कहा था कि आप जा रहे हो बैंकिंग के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपसे एलएलएम के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो ट्रू। उन्होंने मुझसे तब पूछा था क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी ये सब कुछ अच्छे से पढ़कर जाना। इवन मैम वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, क्योंकि उसी टाइम वो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो रेपो रेट चेंज हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। एंड इवन हम प्रिडिक्ट ये भी नहीं कर सकते मैम, जैसे मैंने दूसरे एस्पिरेंट से पूछा, उनसे इंटरनेशनल लॉ के भी क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू भी बहुत वाइड इन स्कोप है, तो उसमें भी आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ जाना चाहिए। जैसे मैम मुझसे खुद दे आस्क्ड मी क्वेश्चन फ्रॉम स्टैम्प्स एक्ट, और उसमें आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो फॉर इंटरव्यू आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए बैंकिंग लॉ से रिलेटेड। और लॉ में तो वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको जितना अपने 5 साल की लॉ में, एलएलएम में, क्लैट की तैयारी में, नेट की तैयारी, जिस चीज की आपने तैयारी करी है आप सब पढ़ के जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू एनीथिंग एनीथिंग, क्योंकि वो वहां पर ना वही जज करने के लिए बैठे हैं। एंड ट्रू। इट्स अ पैनल ऑफ 5 6 पैनलिस्ट, तो वैसे ही एकदम से लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से क्या आ जाए। ट्रू। ट्रू। सो इफ आई हैव टू आस्क, आपने कितना टाइम पहले से अपनी ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हाउ मेनी मंथ्स यू टुक टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर आईबीपीएस एग्जाम? मैम एक्चुअली मेरी एलएलएम कंप्लीट होते ही मैंने एनआईसीएल एओ लीगल का पेपर दिया। तो उस टाइम तो प्रीलिम्स निकल गया, तो लगा हाँ ठीक है मेरी रीजनिंग क्वांट बहुत अच्छी है, आई कैन एस इट। फिर मैम मेंस में मेरा रह गया था बिकॉज उसमें लीगल पार्ट भी आता। बट फिर मैंने एक चीज ये देखी कि एनआईसीएल एओ के टाइम पे जनरल अवेयरनेस हमारे प्री के टाइम पे नहीं पूछते थे, पर यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉपरली पूछा जाता था। तो जैसे हमारा आपकी बार प्री था इन नवंबर, हम्म। तो मैंने उसका जैसे तैयारी तो मैंने प्रॉपर, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका आइडिया था चीजों का, तो मैंने नोटिफिकेशन के बाद ही ज्यादा अच्छे से तैयारी शुरू करी थी। हम्म। लेकिन हाँ, लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड देखेंगे तो वो मैंने प्रॉपरली अप्रैल मई से जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है उससे पूरा करके नवंबर तक का कवर किया, तो कि वहीं तक कि उसमें आने की उसमें चांसेस थी। तो कोई ना कोई मैं मुझे बेनिफिट मिला कि मैंने पहले एक बार मेंस लिखा हुआ था एनआईएससीएल का, तो कहीं ना कहीं था कि हाँ ठीक है अभी और तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो प्रिपरेशन जर्नी तो एक चीज होती है, फिर जब हमारे सामने एग्जामिनेशन पेपर आता है तो वो एक अलग चीज होती है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, योर प्रिपरेशन जर्नी वर्सेस एग्जामिनेशन प्री मेंस का? जो एग्जामिनेशन हाथ में आया तो क्या लगा था कि हाँ दिस वाज सफिशिएंट, और नहीं मुझे ये भी करना चाहिए था? मैम प्री में सबसे ज्यादा तो मेरा हमेशा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर एक माइंडसेट रहा है, क्योंकि मैंने मैम यूजीसी नेट लॉ भी क्लियर किया हुआ है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्लैट पीजी भी क्लियर किया हुआ है, तो वो एक चीज मुझे आइडिया है कि आप जितना पढ़ते हो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो इसलिए आपको हर चीज को कवर करके जाना चाहिए कि वहां पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सबसे मेन चीज ये होती है कि दे आर नॉट जस्ट टेस्टिंग कि आपको कितनी नॉलेज है, रैदर दे आर टेस्टिंग की लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम है वो कितनी नॉलेज को यूज कर सकते हैं। अब मैम जैसे प्रीलिम्स में हम बात करें तो रीजनिंग का पार्ट होता है। अब रीजनिंग में क्या मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, वहां तो कुछ भी आ सकता है। ट्रू। तो यहाँ पर जब मैं रीजनिंग की तैयारी कर रही हूँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्या आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रिक है उस पेपर को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और विद टाइम लिमिट, मतलब मुझे टाइम लिमिट के साथ, क्योंकि मैम प्रीलिम्स में भी सेक्शनल कट ऑफ होती है और सेक्शनल टाइमिंग्स भी होती हैं। वो एक मिनट उस जो टाइम दिया हुआ है उसके बाद वो नेक्स्ट सेक्शन अपने आप ही हमारा आ जाता है। तो फिर इस इम्पोर्टेंट कि जब हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो टाइम के साथ करें, जिससे हमें थोड़ा एग्जाम के टाइम पे जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आए तो हमें लगे कि हाँ हमने इसी तरीके से तैयारी करी थी और अब उसी तरीके से हमारे सामने वो चीज आ गई है।
अब मेंस का मैम वही, जैसे मैंने बताया कि जब कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता तो हमेशा उसको वाइडर तरीके से पढ़ना चाहिए। अब किसी एस्पिरेंट ने शायद ये सोचा हो कि हाँ बैंकिंग का पेपर है, उसमें क्रिमिनल लॉ कहाँ से पूछ लेंगे, ट्रू। बैंकिंग स्पेसिफिक पूछेंगे। लेकिन मैम हमारे में न्यू क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन आए थे, ट्रू। मतलब ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी नहीं, न्यू क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन आए थे। सो दिस इज समथिंग वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कि हाँ अपने स्कोप को वाइडर रखो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन रिवाइज भी करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे न्यू क्रिमिनल लॉज भी पढ़ लिए, ओल्ड भी पढ़ लिए, और उसमें से जब मुझसे पूछा जाए तो मुझे कुछ भी ना आता हो। सो दिस इज समथिंग मैम, मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखी कि हाँ अपने प्रिपरेशन टाइम पे इतना वाइडर तो मैं पढ़ लूं कि जब मैं मतलब पेपर में बैठूं एग्जाम टाइम पे कि हाँ दिमाग में है कि यार कहीं ना कहीं तो ये चीज देखी हुई है। क्योंकि मैम नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इतने ज्यादा भी आप तुक्के भी नहीं मार सकते हो, आपको सोच समझ के ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। तो मैम ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा थी। Tell me one thing. During the entire journey, somewhere you felt that कि हाँ coaching जरूरी है, या how much legal edge after college contributed in your journey till the success? तो मैम लीगल एज आफ्टर कॉलेज की तो मैंने बेसिकली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था, बिकॉज वो चीज ज्यादा मुझे थी कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी से इंटरनेशनल लॉ के पूछ रहे हैं, किसी से स्टैम्प्स एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ओरिएंटेशन भी ज्वाइन किया था, अर्पिता मैम थी, मानसी मैम थी, इवन मेरा इंटरव्यू भी मानसी मैम ने भी लिया था। इवन वन थिंग आई ऑल्सो से कि जो अजय सर थे जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते थे कि आप इंटरव्यू का ये स्लॉट, वो भी बहुत अच्छे था कि मतलब वो प्रॉपरली हमारे टाइमिंग के हिसाब से करते थे। तो दिस इज समथिंग आई हैव रियलाइज कि अगर आप पे मेंटरशिप हो प्रॉपर तो आपके लिए शायद थोड़ी जर्नी इजी हो जाती है। जैसे मैं वीडियोस जो आप लोग डालते भी थे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी देखा करती थी। बट मतलब मेजरली मैंने लीगल एज आफ्टर कॉलेज से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही ज्यादा लिया था, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं उस पार्ट में थोड़ी वीक हूँ, क्योंकि पहले वो एनएसीएल वाली स्टोरी दिमाग में घूमती रहती थी। तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, अभी मेंटरशिप की प्रॉपर जरूरत है, क्योंकि मैम जब मेंस में इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाती है तो अब की बार सब कह रहे